तैयार हैं दोस्तों? शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का टॉपिक है दोस्तों ब्राह्मण साम्राज्य में यानी कि ब्राह्मण युग में वर्ण व्यवस्था का विकास। चतुर्वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल से उत्पन्न हुई, ये आज तक भारत को अंदर ही अंदर, खासकर हिंदू धर्म को अंदर ही अंदर खा रही है दीमक की तरह। इसी से गुप्तोत्तर काल में जाति व्यवस्था का जन्म हुआ और जब पुष्यमित्र सुंग, उसके बाद कंड वंश और सातवाहन वंश ये सत्ता में आए जो कि ब्राह्मण थे, इस समय वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अशोक के काल में तो बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाया और अशोक ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। भारत में पहला राजा, पहला रूलर, शासक वह व्यक्ति था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी किया, वो था अशोक। अशोक ने चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, सभी के लिए एक प्रकार के कानून व्यवस्था की स्थापना की, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कह सकते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, सबके लिए एक प्रकार के नियम कानून बनाए। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर इतने हमले होते हैं, खासकर मुझ पर तो बहुत हो रहे हैं। अभी एक शर्मा जी हैं, उनका मुझे कमेंट आया था कि पहले डाउट क्लियर कर ले बेल, उसके बाद पढ़ाना। तो मैंने जो भी पढ़ाया है और मैंने जो भी पढ़ा है ये किसी ना किसी बुक से पढ़ा है, इसमें मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं है। पहली बात, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ ये भी बहुत विवादित टॉपिक है, और जिस टॉपिक से हम आज साक्षात्कार करने वाले हैं, आज हम मिलने वाले हैं, उस टॉपिक से भारत में हिंदू धर्म तो आज तक प्रभावित है। कई सारे संप्रदाय, कई वर्ग आज भी इस व्यवस्था को मानते हैं, जिसे हम चतुर्वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ जो भी डिस्कस करूंगा वो डायरेक्ट बुक दिखाकर डिस्कस करूंगा, ताकि आप मुझ पर आक्रमण न कर पाएँ। आजकल मेरी स्थिति भारत की तरह हो गई है, प्राचीन भारत। कभी शकों का आक्रमण हो रहा है मुझ पर, कभी यूनानियों का, कभी बैक्टीरियाइयों का। ठीक दोस्तों, वैसे मुझे किताब से पढ़ाना और पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहानी है नहीं। आज जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो एक बुक से करूंगा, ताकि आप मुझ पर हमला ना कर पाएँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ब्राह्मण युग में वर्ण व्यवस्था का विकास, ये इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों को लगता है कि जातियां अंग्रेजों ने बनाई, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पहले आप एक बार प्राचीन इतिहास को पढ़ें। ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने वर्ण व्यवस्था को बनाया था। ये बात वेदों में भी लिखी है, जिसमें ऋग्वेद में तो लिखा भी है, ब्राह्मणोष्मुखमासित बाहुराजनकृत पुरु तदस्य शब्देश पदाभ्याम शूद्र जायता। ये श्लोक लिखा है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक, उसके बाद जब दोस्तों उत्तर वैदिक काल आया तो वर्ण व्यवस्था प्रभावित रूप से लागू की गई और इसने भारतीय समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, जब हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे तो इसी वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का जन्म होता है। अंग्रेजों ने जाति बनाई नहीं थी, उन्होंने हिंदुओं को जातियों के नाम पर लड़वाया और हिंदू और मुसलमान को धर्म के नाम पर लड़वाया। देखो दोस्तों, धर्म व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, जातियों वाला दुनिया का एकमात्र धर्म हमारा हिंदू धर्म है। इसके अलावा किसी धर्म में जातियां नहीं होती। तो ब्राह्मण युग में वर्ण व्यवस्था का विकास हमने पढ़ा था दोस्तों कि मौर्य युग में जब अशोक शासक बने तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया, यानी कि समान सिविल कानून सभी के लिए लागू कर दिया। और वहाँ पर यह देखा जाने लगा कि ब्राह्मणों की बनाई वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मणों ने खुद को सर्वोच्च रखा था, ठीक है, वो लुप्त होने लगी।
यानी कि ब्राह्मणों के हिसाब से समाज व्यवस्था अस्थिर होने लगी, अनस्टेबल होने लगी। ठीक है, तो ये जब सातवाहन शासक राजा बनते हैं, किंग बनते हैं, भारत में उनका राज्य साम्राज्य स्थापित होता है, तब वो वर्ण व्यवस्था का विकास करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी का कहना है कि अपन ब्राह्मण है, इस पे अपन को गर्व है। अपने को इस बात पर गर्व है कि अपन इंद्र, कृष्ण, राम और भीम इन जैसे महान नायक, यानी कि जो हमारे भीम, कृष्ण, राम ये बड़े बड़े नायक हैं महाभारत रामायण युग के, तो ये कहते हैं कि हम भी इनके एक प्रकार के महान नायक हैं, राजा महाराजा हैं। ठीक है, तो ये मैं रामशरण शर्मा की बुक है, इसके हिसाब से आपके साथ इस बात को डिस्कस करूंगा ताकि आप मुझ पर किसी भी प्रकार से कोई हमला ना कर पाएं। ठीक है, क्या कहते हैं रामशरण शर्मा, सुनते हैं। सामाजिक संस्था में रामशरण शर्मा का ये कहना है कि प्रतीत होता है सातवाहन मूल रूप से दक्कनी कबीलाई लोग थे। इस एक लाइन से रामशरण शर्मा जी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, भावनाओं को समझो आप। ये प्रतीत होता है कि मूल रूप से सातवाहन दक्कनी कबीलाई लोग हैं, यानी कि कबीले वाले तो ब्राह्मण होते नहीं हैं। शुंग वंश के शासकों का, कंड वंश के शासकों का, उत्तर भारतीय ब्राह्मणों का ये मानना था कि दक्कन में जो सातवाहन साम्राज्य अपने आप को ब्राह्मण साम्राज्य कहता है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये निम्न जाति के वो लोग हैं जो ब्राह्मणों की संस्कृति में रक्त मिश्रण से घुल मिल गए। कहने का मतलब समझे कि कई ब्राह्मणों ने कई शूद्र महिलाओं से विवाह किया, कई शूद्र महिलाओं के साथ उन्होंने कई चीज़ें की हैं, तो उनसे जो उत्पन्न पुत्र हुए ये उन लोगों को ब्राह्मण बताते हैं, सातवाहनों को शुंग वंश के लोग ये कहते हैं। ये पहली लाइन में उन्होंने कहा है, उन्होंने यही कहा है। ठीक है, हालांकि वे खुद को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भी खुद को ब्राह्मण ही बताया था। उसने दावा किया था कि अव्यवस्थित हुई चतुर्वर्ण यानी कि 4 वर्णों वाली व्यवस्था को पुनर्स्थापित कर विभिन्न सामाजिक वर्णों के सम्मिश्रण को भी रोका है। देखो, गौतमीपुत्र सातकर्णी ये महान राजा बने थे। गौतमीपुत्र, इन्होंने शक शासक नेपाल को हराया था युद्ध में। सातकर्णी ये वो ब्राह्मण शासक बना है जो कहता है कि मुझे अपने ब्राह्मण होने पर गर्व है। दूसरी बात ये कहता है कि मैं उस सामाजिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहता हूं जो मौर्य युग में लुप्त हो गई, मौर्य युग में अव्यवस्थित हुई। तो दोस्तों, ये वो ब्राह्मण है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस व्यवस्था का समर्थन करते हैं, और ब्राह्मण हमेशा से ही इस व्यवस्था का समर्थन करते आए हैं। आज भी भारत की अगर बात की जाए तो ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा वर्ग वर्ण व्यवस्था का आज भी समर्थक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे उनका क्या कहना है। ठीक है, अब उनका कहना है कि सामाजिक श्रेणियों या वर्णों के मिश्रण का भ्रम संभवतः ब्राह्मण समाज के अंदर क्षत्रिय कहाँ गया अंदर क्षत्रिय रूप में शकों का समावेश, शकों एवं सातवाहनों के अंतर्विवाह और दक्कन में रहने वाले कबीलों के ब्राह्मणीकरण द्वारा पैदा हुआ होगा। इसी प्रकार बौद्ध भिक्षुओं ने भी स्थानीय कबीलाई लोगों का तेजी से बौद्धकरण किया, जो भूमि के लालच में पश्चिमी दक्कन में बस गए। माना जाता है कि व्यापारियों ने भी बौद्ध भिक्षुओं का समर्थन किया, क्योंकि प्राचीनतम बौद्ध गुफाएं व्यापार मार्ग पर स्थित दिखी हैं। सातवाहन ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाले पहले शासक थे। भूमि अनुदान,
जो आप आज ब्राह्मणों को भूमि दान देते हैं ना, वो भी सातवाहनों ने शुरू किया। ये भी खुद ब्राह्मणों ने ही शुरू किया, ये किसी ने अपने मन से नहीं किया था कि हम आपको भूमि दान देते हैं। सातवाहन जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, इन्होंने मत्स्य पुराण में ये भी लिखवाया है कि बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। साथ में भूमि अनुदान की बात भी पहली बार इसी युग में की गई है। इससे पहले ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा नहीं थी। ब्राह्मणों ने स्वयं के लिए ये रिजर्व कर लिया कि अब हमें भूमि और गांव दान में दिए जाएं। पहले ये कहते थे कि आप हमें सोना चांदी और चारों दिशाओं में जो भी चीज़ है, जमींदारी है, वो दान में दे सकते हैं। लेकिन इस समय ये क्लियर लिख दिया गया कि अब आप ब्राह्मणों को क्या दान में देंगे? भूमि और गांव। ये मत्स्य पुराण के रचनाकार हैं कौन? सातवाहन, जिसमें ये लिखा भी है कि ब्राह्मणों को अब आप भूमि दान देंगे। ठीक है, ये उन्होंने आग्रह नहीं किया, ये आदेश दिया है। आगे उनका क्या कहना है? शासन करना धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय का काम है, लेकिन सातवाहन शासक होते हुए भी खुद को ब्राह्मण कहते थे। गौतमी पुत्र तो गर्व से कहता था कि वे असली ब्राह्मण है। चूंकि आंध्रों को ही प्राचीन सातवाहन के रूप में माना गया है, इसलिए संभव है कि वे स्थानीय लोग थे जिन्हें ब्राह्मण बना लिया गया था। देखो, यहाँ पर शुंग वंश की बार बार बात की जाएगी, उत्तर भारतीय ब्राह्मणों की बार बार बात की जाएगी। उत्तर के जो ब्राह्मण हैं वो इनको ब्राह्मण मानना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ये निम्न जाति के लोग हैं, और ये अपने आप को बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं और ये हर वो काम कर रहे हैं जो इनके सामाजिक हित में है, जो इनके पक्ष में है, जैसे कि भूमि अनुदान। उसके बाद बात करें तो शासक बनने की। शासक, अब ये शासक भी बन रहे हैं, जबकि धर्म ग्रंथों के हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से शासक वे व्यक्ति बनता है जो क्षत्रिय हो। लेकिन सातवाहन शासक होते हुए भी अपने आप को क्या कहते हैं? ब्राह्मण होते हैं, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी कहता है कि अपनिच भगवान है, अपनिच ब्राह्मण है और इस पर मुझे गर्व है। तो ब्राह्मणों ने इस काम को किया कि चतुर्वर्ण व्यवस्था जो भगवान करती कि लुप्त हो जाती, उसको फिर से बढ़ावा दिया। जातियां अंग्रेजों ने नहीं बनाई, अंग्रेजों ने जातियों के नाम पर लड़वाया है। जातियां तो हिंदुस्तान में इन्हीं लोगों ने बनाई है। ठीक है, प्राचीन इतिहास पढ़ें, आपको सारी चीजें समझ आएगी। उसके बाद उनका क्या कहना है? इसके बाद उनका कहना है इस काल में शिल्प और वाणिज्य के बढ़ने से कई व्यापारी और कारीगर सामने आए। व्यापारी जिस कस्बे के होते थे उसके नाम पर आधारित अपना नाम रखने में गौरवान्वित होते थे। कारीगर और व्यापारी दोनों बौद्ध धर्म के लिए उदारता पूर्वक दान देते थे। देखो, यहाँ पर ये बात नहीं है कि सातवाहन कह रहे हैं कि केवल तुम ब्राह्मणों को भूमि दान दो, ये कहते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं को भी आप भूमि दान दो। एक वर्ग को आप बार बार अटैक करो, ये भी गलत है। इन लोगों की पूरी गलती है क्या सातवाहनों की कि इन्होंने भूमि दान देना शुरू किया, इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को पुनर्जीवित किया? नहीं, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु हैं, उनको भी जमीन दान देने की, गांव दान देने की बात की गई है, और बौद्धों ने इसका समर्थन किया, इसका उन्होंने विरोध नहीं किया, और ये बौद्ध धर्म के पतन का भी एक कारण माना जाता है। आगे उनका क्या कहना है? आगे इनका कहना है कि कारीगरों के बीच गंधिकाओं, या ये मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने बात की थी गांधी सरनेम। ये कहां से बना, इसका मतलब क्या होता है? गांधी सरनेम का मतलब होता है दोस्तों परफ्यूम बेचने वाले, यानी कि इत्र बेचने वाले। प्राचीन सातवाहन काल में कुछ लोग इत्र का व्यापार किया करते थे, जिसे उस समय गंधिका कहा जाता था। और भाषा क्या है कि अपभ्रंश होती रहती है,
हमारी हिंदी भी एक अपभ्रंशित भाषा है, ठीक है। और गांधी शब्द जो इत्र के लिए, इत्र बेचने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता था, ये गंधिका से बना है। किससे बना है? गंधिका से। और इसी गंधिका से दोस्तों आगे चल के ये नाम पड़ गया गांधी, जो एक कुल वंश यानी कि एक सरनेम बनकर रह गया। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती, क्षत्रिय कोई कास्ट नहीं होती, वैश्य भी कोई कास्ट नहीं है, शूद्र भी कोई कास्ट नहीं है। ये एक व्यवस्था है जो कर्म के हिसाब से बदल सकती थी, लेकिन इसे जन्म आधारित कर कर रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। गांधी सरनेम की व्याख्या भी इस बुक में की गई है। आगे चलें, आगे क्या कहना है। सातवाहनों का सबसे दिलचस्प वर्णन उनकी पारिवारिक ढांचे के बारे में है। देखो भाई, यहाँ पर क्या था कि उत्तर भारत है, ये हमारा उत्तर भारत है, ये है ना, ये उत्तर भारत है। इस हिस्से में दोस्तों क्या होता था कि जो भी शासक बनते थे वो पारिवारिक सत्ता में पितृसत्तात्मक हुआ करते थे, यानी कि पिता की चलती थी परिवार में और पिता की सत्ता को ही सर्वोच्च माना जाता था। लेकिन दक्षिण भारत में जब सातवाहनों का उदय हुआ तो ये लोग मातृसत्तात्मक वाले थे, यानी कि यहाँ पर माता की चलती थी। किसकी चलती थी? माता की चलती थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी, इनके जो नाम है ना और इनके जो सिक्के हैं उसके हिसाब से ये बताया जाता है कि इनकी जो व्यवस्था थी, पारिवारिक व्यवस्था थी, वो मातृसत्तात्मक थी। लेकिन ये केवल एक कहने की बात है भाई। मातृसत्तात्मक थी, ये नाम के आधार पर आप कैसे कह सकते हो? राजा तो हमेशा कौन बन रहा है? पुत्र। तो वंश की व्यवस्था यानी कि राजा बनने की बात करें तो राजा तो पुत्र ही बनता था, यानी कि नाम के लिए आप कह सकते हो कि ये एक मातृसत्तात्मक व्यवस्था के लोग थे। लेकिन बात करें वंश में राजा बनने की तो वो पुत्र ही बनता था, ठीक है। और उत्तर भारत में जितने भी शासक बने वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मानते थे, ठीक है। आज भी ये लड़ाई होती है ना घर में कि माँ की चले कि बाप की चले, किसकी चले। तो दोनों को समन्वय रूप से चलना चाहिए, तभी समाज और परिवार आगे बढ़ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में पुत्र के नाम में पिता के नाम का अंश होता है, ये भी कहा जाता है। इसमें माँ का आंशिक नाम नहीं होता था, जो पितृसत्तात्मक प्रभाव का सूचक है। जबकि यहाँ रानियों ने स्वयं ही अधिकार पूर्वक बड़े बड़े उपहार, धार्मिक उपहार और उनमें से कुछ तो राजा के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्य किया। बावजूद इसके सातवाहन राजकुल मूल रूप से पितृसत्तात्मक था, क्योंकि सिंहासन पर पुत्र ही बैठता था। अभी हमने की ना बात कि भले बात की जाए कि भाई मातृसत्तात्मक समाज था, लेकिन राजा तो बेटा ही बनता था, ठीक है। ये सामाजिक व्यवस्था यानी कि चतुर्वर्ण व्यवस्था की विकास की बात सातवाहन करते हैं। अब एक शॉर्ट कहानी में समझ लें कि ब्राह्मण युग में जब वर्ण व्यवस्था का विकास की बात की जाती है तो गौतमी पुत्र सातकर्णी एक प्रमुख राजा है। सातवाहनों का कहना था कि अशोक ने यानी कि मौर्य युग में जिस वर्ण व्यवस्था को लुप्त कर दिया गया, सामाजिक व्यवस्था को लुप्त कर दिया गया, उसे अब पुनर्जीवित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भूमि दान देना चाहिए। और एक बात और, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान ये औरंगाबाद महाराष्ट्र या पैठान ये थी, मैं राजधानी बताना भूल गया, ठीक है। ये अब आप ध्यान रखें। कुछ और फैक्ट है, मैं आपको वो फैक्ट बता दूं। अभी आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या फैक्ट है ना। आगे चलते हैं हम। ये तो दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक, ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में जो विदेशी
आक्रमणकारी आए, उन आक्रमणकारियों में भारतीय धर्म और दर्शन का प्रभाव, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, धर्म और दर्शन। ठीक है, जो विदेशी आक्रमणकारी आए उन पर तो बहुत प्रभाव पड़ा, जिसमें रुद्रदमन हुआ, इसके बाद हमारे मिलिंद हुए, जिनका इंटरव्यू लिया था, पिछली क्लास देखना आपको बहुत मजा आएगा। ये तो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, इसको समझते धर्म और दर्शन। तो हमें पता है कि शकों का आक्रमण हुआ, बैक्टीरियाई, पार्थियाई और कुषाणों का आक्रमण अभी होगा जब हम आगे पढ़ेंगे। तो इन आक्रमणकारियों में किसी प्रकार की ना तो संस्कृति थी, किसी प्रकार की ना तो इनमें सभ्यता थी, ना ही इनमें किसी प्रकार की संस्कृति थी, ना ही इनमें किसी प्रकार की सभ्यता थी। इनका कल्चर और सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं था। ये खानाबदोश जातियां थी, ये कंजड़ जातियां थी। कंजड़ किसी कास्ट का नाम नहीं होता। कंजड़ का मतलब होता है वे लोग जिनमें ना तो सभ्यता होती है, ना ही संस्कृति होती है, ना ही उनमें किसी भी प्रकार से अपने निवास स्थान के लिए कोई भावनात्मक इंटरेस्ट होता है। उन लोगों को खानाबदोश कहा जाता है। ये केवल घूमते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही विचरण करते रहते हैं। उन लोगों को खानाबदोश या कंजड़ जाति कहा जाता है। ठीक है, धर्म और दर्शन। तो सबसे पहले आक्रमण किया था हमारे यहाँ बैक्टीरियाई ने, और बैक्टीरिया में इस समय निवासी कौन थे? यूनानी। तो यूनानियों ने जब आक्रमण किया तो इनके पास तो सभ्यता और संस्कृति है, और ये लोग हमारे यहाँ फलित ज्योतिष, मुद्रा व्यवस्था, और आजकल जो आप आदि पुरुष मूवी देखते हो, बहुत विवादित फिल्म है, इन सभी चीज़ों को कौन लेकर आया भारत में? यूनानी लेकर आए। और ये खानाबदोश नहीं थे। लेकिन इनके बाद जो लोग आए, जिनमें दोस्तों शक थे, शकों ने जब आक्रमण किया तो हमें पता है कि शकों में किसी भी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति नहीं थी, किसी भी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति नहीं थी। जब ये लोग दोस्तों भारत में आए हैं तो इन्होंने भारत के धर्म और दर्शन को अपना लिया। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति की बात करें, यूक्रेटाइडस वंश का था वो, जिसका नाम है मिलिंद। इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और यूथिडेमस वंश की बात करें तो यूथिडेमस वंश में एक व्यक्ति और आए थे, कौन? यूथिडेमस, हेलियोडोरस। तो हेलियोडोटस ने भागवत धर्म को स्वीकार किया था। ये 14वां राजा जो सुंग वंश का था, नाम क्या था उसका? भागवत। उसके दरबार में गया था और इसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, है ना। शकों की बात करें तो शक भारत में आए, इनके पास सभ्यता संस्कृति नहीं थी और इन्होंने भारतीय धर्म और दर्शन को अपनाया, जिसमें रुद्रदमन प्रथम एक महत्वपूर्ण राजा हुए। रुद्रदमन प्रथम ने दोस्तों संस्कृत का पहला शुद्ध अभिलेख लिखवाया। इससे पहले संस्कृत के कभी भी अभिलेख लिखवाए नहीं गए। सारे अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखवाए गए, क्योंकि संस्कृत एक रिजर्व भाषा हो गई। भाई संस्कृत का विकास भारत में क्यों नहीं हो पाया? ब्राह्मणों ने संस्कृत को अपने लिए रिजर्व करके रख लिया। संस्कृत जो बहुजन समाज है उसके बीच में जा ही नहीं पाया, और संस्कृत एक तरह से सिमट कर रह गया। उस संस्कृत भाषा जब एक तरह से सिमट कर रह जाएगी तो उसका विकास कहाँ से संभव है? जब तक वो आम लोगों के लिए नहीं होगी, जब तक वो बहुजन समाज के लिए नहीं होगी, तो कहाँ से किसी भाषा का विकास हो पाएगा? तो भारत में जब रुद्रदमन शक शासक बने थे तो इन्होंने संस्कृत का पहला अभिलेख गिरनार में गढ़वाया था, और इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत सुविशाख द्वारा करवाई थी। ठीक है दोस्तों, तो एक मिलिंद, हेलियोडोटस, रुद्रदमन प्रथम, ये इम्पोर्टेंट थे
इसके बाद दोस्तों जब कुषाण शासक आएंगे, कौन आएगा? कुषाण आएंगे। तो कुषाण अपने आप को कहते हैं हम ईश्वर के पुत्र हैं, पढ़ेंगे जब चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम भारतीय धर्म और दर्शन का विदेशियों पर प्रभाव पड़ रहे हैं तो कुषाणों को भी समझ लें। तो कुषाण जब आए थे तो कुषाणों का कहना था कि हम शैव धर्म वाले हैं। प्रारंभ में ये किस धर्म के थे? शैव धर्म के। ठीक, जिनके सिक्कों पर नंदी, भगवान शिव, गणेश, इन सब के चित्र मिलते हैं। और कुषाण, ये पहली बात तो नाम है नहीं इन लोगों का, ये तो थे भैया यूची। अभी इनका बताता हूँ नाम कैसे पड़ा, यूची या टोचारियन। ये भी शकों की तरह खानाबदोश जातियाँ थी, लेकिन इन्होंने भी जब भारत में एंट्री की तो इन्होंने भी भारतीय धर्म और दर्शन को अपना लिया। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि ना सभ्यता है, ना किसी प्रकार की संस्कृति है, तो भाई कोई भी व्यक्ति, अब कहते ना कि सावन के अंधे को तो सब हरा हरा दिखता है, बस वही वाला हाल है कि जिसने पहले कभी कुछ देखा ही नहीं हो उसको एकदम से गाड़ी चलाने को मिल जाए तो देखो कैसे रेस देते हैं, 100, 120 वैसे। तो यूची या टोचारियन जब भारत में आया तो ये शैव धर्म के माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने वैष्णव संप्रदाय को ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन किया? वैष्णव संप्रदाय को। और अपने आप को ये कुषाण कहने लगे। कुषाण भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची नाम है और ये अपने आप को कहते हैं कि हम ईश्वर के पुत्र हैं। ये घटना है कनिष्क के काल की, ईश्वर के पुत्र। इनके कई राजा तो अपना नाम वासुदेव भी बताते हैं कि हम तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ठीक है। और ये तो शुरुआती खेल है कि वैष्णव संप्रदाय को अपना लिया, ईश्वर के पुत्र वासुदेव, अशोक देवताओं का प्रियदर्शी हो सकता है तो हम ईश्वर के पुत्र हैं, ये सब कह रहे हैं। फिर इन्होंने अपने आप को कुषाण कहना चालू कर दिया, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने भारत में ये धर्म अपनाने के बाद असमानता को देखा, वर्ण व्यवस्था को देखा और जाति व्यवस्था को देखा, तो कुषाण शासक कनिष्क ने ये कहा था कि जाति धर्म असमानता से भसीभूत हिंदू धर्म को मैं अस्वीकार करता हूँ। जाति धर्म असमानता से भसीभूत हिंदू धर्म को मैं अस्वीकार करता हूँ और इसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। बाद में ये दोस्तों बौद्ध धर्म का हो गया। बौद्ध धर्म एक समय हमारे भारत में इतना प्रभावी था कि इसने लगभग भारत से हिंदू धर्म को समाप्त कर दिया था। अगर ये सातवाहन ब्राह्मण, पुष्यमित्र शुंग, कंड ब्राह्मण वंश और इसके बाद गुप्त काल ये नहीं आया होता तो हिंदू धर्म भारत से लगभग समाप्त हो गया होता। लेकिन दोस्तों बाजी ऐसी पलटती है कि बौद्ध धर्म 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच पूरा भारत से खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कुषाण शासकों की बात है। इसमें दोस्तों एक बात ये है संस्कृति में कि कुषाण शासक घोड़े पर बैठने वाले पहले शासक थे। घोड़े में जो लगाम लगा के आप देखते हैं कितनी तेज भगते हैं, ये किसने शुरू किया था? कुषाण शासकों ने शुरू किया था। पहली बार घोड़े पर बैठकर घोड़े की सवारी करने वाले और घोड़े में कहते ना तीर कमान और ये बंदूक फंसाने वाले लोग यही थे। मतलब बंदूक थी नहीं उस समय, भाले और तीर कमान फंसाते थे, वो यही लोग थे, ठीक है। ये बड़े बड़े कोट पहना करते थे, आप देखते होंगे ऐसे इंग्लिश कोट, ऐसे वाले ये कोट, ऐसे बड़े बड़े कोट पहना करते थे और पगड़ी पहना करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, और पंजाब में ये जो सरदार लोग आज भी पगड़ी पहनते हैं ये कुषाण शासकों की देन है भाई। ये जो बड़े बड़े कुर्ते पहना करते थे कुषाण शासक, ये पगड़ी पहना करते थे। ये संस्कृति पंजाब में इतनी प्रचलित हुई कि पूरे जो सरदार हैं वो पगड़ी पहनने लगे। और अफगानिस्तान में भी आप देखते हैं कि कई मुस्लिम
आज भी पगड़ी पहनते और बड़े बड़े कुर्ते पहनते हैं। ये किसने दिया है? कुषाण शासकों ने दिया है। तो दोस्तों ये था भारत के धर्म और दर्शन का प्रभाव। थोड़ा सा मैं आपको बुक के हिसाब से और बता दूं, नहीं तो आप बोलो कि ऐसा कैसे हो गया, कहाँ गया? धर्म और दर्शन का प्रभाव, चलो जान दो, फिर मिलते हैं किसी दिन। चलो अगले टॉपिक की तरफ चलें। प्रशासन, सातवाहनों का प्रशासन वैसे दोस्तों पढ़ने में उसमें कुछ है नहीं, आप मौर्यों का प्रशासन पढ़ लो और सातवाहनों का प्रशासन पढ़ लो, एक ही बात है। बस एक चीज याद रखना है, जिला बराबर विष बराबर आहार, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी अलग है कि मैंने अभी कहा था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जब शासक बनता है तो वो बहुत रांग शासक था, बहुत ही रांग था। तो उसका कहना था कि भाई अपन ही भगवान है, अपन ही ब्राह्मण है तो हम ही भगवान है। और जब प्रशासन की बात आती है तो रामशरण शर्मा पहली लाइन में लिखते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना दूं, नहीं तो आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। पढ़ के सुना दूं। सातवाहन शासकों ने धर्मशास्त्रों में बताए गए शाही आदर्शों को लागू करने का प्रयास किया। राजा को धर्म का संरक्षक और अलौकिक शक्तियों से दक्ष माना जाता था। सातवाहन राजाओं को राम, भीम, केशव और अर्जुन जैसे पौराणिक नायकों के गुणों से युक्त प्राचीन देवी देवताओं का प्रतीक कहा गया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य सातवाहन राजाओं को देवी सिद्ध करना रहा होगा। बाकी की सारी व्यवस्थाएं इन्होंने अशोक की ही अपनाई हैं, इसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। सातवाहनों के प्रशासन में सेनापति की नियुक्ति प्रांत के राज्यपाल या शासन अध्यक्ष के रूप में की जाती थी। क्यों की जाती थी ये समझो। प्रांत अध्यक्ष कौन बनता था? ये सेनापति। ये सेनापति पता है प्रांत अध्यक्ष क्यों बनता था? ताकि ये वर्ण व्यवस्था को जो इन्होंने लागू किया है उसको और डेवलप्ड कर सके, और जो उसका विरोध करे उसे दंड दे सके। इनकी सैनिक छावनी का एक अच्छा नाम है, उस नाम की चर्चा और कर लेते हैं। ये अच्छा नाम है, गोलमिका, ठीक है। इस सेनापति को क्या कहा जाता था? गोलमिका। गोलमिका कहा जाता था। गोलमिका सेना की एक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। इस टुकड़ी की तैनाती ग्रामीण इलाकों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की मतलब सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता था। सातवाहन प्रशासन में दमन की नीति को अपनाते थे, ठीक है। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव प्रदान करने की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की, ठीक है। इन्हें दिए गए खेत एवं गांव पुलिसकर्मियों, सैनिकों और अन्य राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त रहती थी। यानी कि इनको जो दे दिया गया है, गांव दे दिया गया है, जमीन दे दिया गया है, उनको कोई पुलिसकर्मी, कोई अधिकारी वर्ग छीन नहीं सकता और उन पर किसी भी प्रकार की कोई आप कार्यवाही भी नहीं कर सकते। ये सब किसके उसमें शुरू हुआ है? सातवाहनों के उसमें, ठीक है दोस्तों। ये था हमारी आज की क्लास का थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये सारी चीज़ें मैं आपको बिना बुक के, बिना किसी नोट्स के आपको बता सकता था। ये नहीं सोचे कि यार भाई विजय तो पढ़ के बता रहा है, सब बता सकते थे, लेकिन आप मुझ पर हमला ना करो, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बुक से पढ़कर बताई है, ठीक दोस्तों। मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भूलें ना कि बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं, जय हिंद।